इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने जो पिछली क्लास में हिंदी का सिलेबस पर चर्चा की हुई थी और मैंने बताया था आपको संडे टू संडे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो उसी सिलेबस को दोस्तों एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते हुए आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? हिंदी से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप यदि पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और दोस्तों इस क्लास को ग्रुप में डालने का प्रयास कीजिए। दोस्तों हम हिंदी को ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है। हिंदी भाषा का विकास यदि मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा तो करीब इसमें 5 से 6 घंटा भी लग सकता है, जो कि पूरी सप्ताह भर क्लास चलेगी। तो दोस्तों ऐसे भी नहीं अपन को पढ़ना है कि एक ही टॉपिक को अपन लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहें जिसका एग्ज़ाम में कोई लेना देना ना हो। तो अपन दोस्तों वही उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विश्वास बनाए रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा पेशेंस से बना के आपको रखना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों लिखने से ज़्यादा आप यदि मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लास को समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से समझाने का प्रयास मैं ज़्यादा करूँगा और दोस्तों इसके बाद समझाने के बाद मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखूँगा भी। तो दोस्तों इसमें मैंने लिखा है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो दोस्तों इसमें कितने शब्द हैं? हिंदी है और भाषा एवं व्याकरण। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी अभी भाषा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हम बात करेंगे अभी हिंदी की, यानी कि ये हिंदी कहाँ से आई। तो दोस्तों हम बात अभी सिर्फ करेंगे हिंदी शब्द की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हिंदी शब्द की सिर्फ बात करेंगे अभी, ना कि हिंदी भाषा की। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपन अभी बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदी शब्द की बात कर रहा हूँ। ये जो हिंदी शब्द है दोस्तों कहाँ से आया तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हिंदी शब्द है दोस्तों, सबसे जो प्राचीन नदी थी, पहले दोस्तों इसको एक कहानी के रूप में इसको समझेंगे। जो सबसे प्राचीन नदी थी तो उस नदी को हम जानते हैं सभी लोग। उस नदी का क्या नाम था दोस्तों? सिंधु नदी था। और वो सिंधु नदी दोस्तों कहाँ पर बहती थी? जो ईरान का आसपास का क्षेत्र था, यानी कि वहाँ पे ईरान या उसको पारसी भी बोलते हैं और फारसी भी बोलते हैं, तो वहाँ के क्षेत्रों में ये नदी बहती थी दोस्तों। तो जो ईरान के लोग थे उसको दोस्तों सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे। जैसे अपन घर में भी कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं, यानी कि किसी शब्द को कुछ और उच्चारण कर देते हैं, जैसे कुछ को कछू बोल देते हैं। इस प्रकार से वो भी दोस्तों कुछ शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो सा को तो दोस्तों हा पढ़ते थे और ता और जो था उसको ता के रूप में उच्चारित करते थे, और द और ध को दोस्तों क्या बोलते थे? दा बोलते थे। तो इस प्रकार से शब्द टूट करके ये यहाँ से हिंदी का रूप लिया है। और जो सिंधु नदी के पश्चिमी लोग थे, यानी कि ईरानी लोग, इसको क्या बोलते थे दोस्तों? सिंधु बोलने लगे। फिर दोस्तों वहाँ के जो पूर्व में भारतीय लोग थे उन्होंने सिंधु को उसमें क्या जोड़ दिया दोस्तों? एक रूढ़ शब्द बना दिया, वो वहाँ से बन गया सिंधु और वो हिंदू बन गया दोस्तों। और पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा दोस्तों? हिंदू कहलाने लगा। और फिर इसके बाद हिंदू के बाद वहाँ से एक शब्द की उत्पत्ति हुई जो कि हिंदी भी। दोस्तों मैं यदि आपको लिख करके बताऊं, जो सबसे प्राचीन नदी थी अपनी, इसको दोस्तों समझेंगे कौन सी नदी थी? सिंधु। और सिंधु के दो पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में ये नदी बहती थी दोस्तों। तो पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग थे, यानी कि पश्चिमी लोग क्या थे दोस्तों? इसको ठीक से
उच्चारित नहीं कर पाते थे। यानी कि दोस्तों ये सा को तो क्या पढ़ते थे, हा बोलते थे, और ता और था को यानी त और थ पढ़ा जाता है इसको दोस्तों, त और थ को वो ता का उच्चारण करते थे। इसी प्रकार द और ध को सिर्फ दोस्तों क्या बोलते थे, वो दा बोलते थे। तो इस प्रकार से रूप कैसे ये दोस्तों बना, सा को तो वो दोस्तों क्या बोलने लगे, हा, तो यहाँ से शब्द क्या निकला, ही बन गया। फिर इसके बाद ना, दा और धा को दोस्तों क्या बोले, वो दा बोले, तो इसका रूप क्या बन गया दोस्तों, हिंदू बन गया। तो वो सिंधु को क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। फिर इसके बाद दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने इसमें ऊ को जोड़ना प्रारंभ किया, यानी कि थोड़ा रूप इसका बिगड़ा, तो इसको ऊ इसमें जोड़ा, तो दोस्तों क्या रूप बन गया, हिंदू। यानी कि बड़ा ऊ जब दोस्तों संधि पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ह्रस्व ऊ और दोनों यदि ह्रस्व ऊ हो तो मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसमें दीर्घ संधि हो जाती है। वो संधि वाला टॉपिक है दोस्तों, जब हम संधि पढ़ेंगे तब उसको आगे देखेंगे। तो हिंदू हो गया दोस्तों, और जो पूर्व के लोग थे इससे हिंदू से क्या बना, हिंदवी बना। और दोस्तों इस हिंदवी से उत्पत्ति हुई दोस्तों किसकी, हिंदी की। अब दोस्तों हिंदी आई कहाँ से, मैं अभी भाषा की चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ये हिंदवी शब्द आया, जो हिंदवी आया इसका प्रयोग किसने किसने किया और कब किया है दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। हम टॉपिक पढ़ने के बाद जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हैं हम वो क्लास में ही कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों, कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है। आज ये दोस्तों अभी अपनी पहली क्लास में ज़्यादातर एक ही क्लास में जो टॉपिक दोस्तों दूंगा तो उसको ख़त्म करने का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। भले ही वो दोस्तों क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों हम जल्दी से जल्दी हिंदी को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो मैं बता रहा था आपको हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसने किया, तो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पहले दोस्तों ये 13वीं सदी में एक दोस्तों कौन से कवि हुए थे, फारसी कवि हुए थे। फारसी बोल दें या पारसी कवि, तो उस कवि का नाम क्या था दोस्तों, ओफी नाम था। ओफी एक फारसी कवि थे। फिर इसके बाद ये दोस्तों 16वीं सदी में किसने प्रयोग किया इसका, हिंदवी का, मलिक मोहम्मद जायसी ने। यानी कि दोस्तों सीधा लिख दूं मैं, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी लिख दूं, जिसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यदि आपने इसका नाम सुना हो तो, पद्मावत। इसमें दोस्तों यदि अपन हिस्ट्री को पढ़ें तो पद्मावत में बहुत अच्छी प्रेम कहानी का वर्णन है। यदि दोस्तों कभी मौका मिलेगा तो उसको भी मैं कभी आपको सुनाऊंगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं सदी में इसका प्रयोग किया था, किसका दोस्तों, हिंदवी का। फिर इसके बाद ये 16वीं सदी में 17वीं सदी आई, तो 17वीं सदी में दोस्तों हिंदवी का किसने प्रयोग किया, तो 17वीं सदी में तो दोस्तों कौन आए, ये मुसलमान कवि आए थे। कौन से, मुसलमान कवियों ने दोस्तों इसका प्रयोग किया। फिर इसके बाद दोस्तों 18वीं सदी आई, तो 18वीं सदी में तो दोस्तों किसका शासन आ गया था, अंग्रेज़ों का, अंग्रेज आए। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने इसको हिंदवी ना कह करके दोस्तों इसको क्या नाम पुकारा, हिंदवी को दोस्तों हिंदुस्तान नाम पुकारा। तो दोस्तों हिंदुस्तान से ही क्या रूप बना, हिंदी। तो दोस्तों अपन ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि दोस्तों जो हिंदी शब्द है, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों बार बार आपको अपने शब्दों पर जोर दे रहा हूँ कि मेरे शब्दों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, क्योंकि अपन हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसमें शब्दों का ही खेल रहता है। यदि दोस्तों मैं शब्द भी गलत बोलता हूँ तो अपनी भाषा भी गलत हो जाएगी। बल्कि मैं अभी भाषा की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शब्द की चर्चा कर रहा हूँ, और उसमें भी कौन सा शब्द की, हिंदी की। बल्कि दोस्तों शब्द अलग है और हिंदी अलग है, भाषा अलग है, व्याकरण अलग है। जब शब्द पढ़ाऊँगा तो शब्द बताऊँगा दोस्तों, व्याकरण पढ़ाऊँगा तो व्याकरण की चर्चा करेंगे,
और भाषा की चर्चा बाद में करेंगे। तो दोस्तों अभी अपन हिंदी शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि जो हिंदी शब्द है ये दोस्तों किसकी देन है, ये विदेशियों की देन है, यानी कि किसकी, पारसी या फारसियों की, ईरानी लोगों की। ईरानी लोगों को ही तो दोस्तों पारसी या फारसी कहते थे। वही दोस्तों कहानी है कि सिंधु से ये निकल के आया, तो उसके बारे में मैंने आपको सारी कहानी उपलब्ध करा दी। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब हुआ कि जो हिंदी है शब्द उसका दोस्तों ये जन्म तो यानी कि अपने घर में हुआ। जैसे दोस्तों किसी का बच्चा या अपने बच्चे का जन्म अपने घर में हो और दोस्तों नाम कोई और पड़ोसी रख दे, तो उसी प्रकार से है कि हिंदी का नामकरण किसने किया, तो दोस्तों हिंदी का नामकरण पारसियों ने किया। तो इससे हम लिख सकते हैं आगे। अब दोस्तों लिखने की बारी आएगी हमारी, तो मैं इसको दोस्तों हटा रहा हूँ। यदि आपने कहानी को भली भांति तरीके से सुना होगा तो हिंदी शब्द से संबंधित आपको समस्या नहीं हुई होगी। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मैं उसको यहाँ पर लिखने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपन सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों अपना यही बना कि जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है, यानी कि दोस्तों हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हिंदी पारसी, या दोस्तों सीधा पहले फारसी लिख दें, हिंदी शब्द फारसी, या इसी को हम बोलते थे पारसी, या इसी को दोस्तों ईरानी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों किस भाषा का शब्द है ये, फारसी ऑप्शन में दिया होगा, फारसी नहीं होगा तो पारसी दिया होगा, पारसी नहीं होगा तो ईरानी होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था सीधा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो उसमें सीधा दोस्तों ऑप्शन कौन सा दिया गया था, फारसी ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया। तो भारतीय आर्य भाषाओं के कालखंडों को कितने दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों कालखंड कौन सा रहेगा अपना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोल सकते हैं इसको, यानी कि क्या बोल दें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों इसका समय कितना होगा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से कब तक दोस्तों, 500 ईसा पूर्व तक का समय ये कौन सा कहलाया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका दोस्तों समय कब से कब तक कहलाया, ये 500 ईसा पूर्व से कब तक दोस्तों, 1000 ईस्वी तक, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ईसा पूर्व ख़त्म हो गया तो यहाँ से ईस्वी आया। फिर इसके बाद दोस्तों प्राचीन के बाद मध्यकालीन के बाद क्या आ जाएगा अपना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये दोस्तों आर्य भाषा क्या है, आर्यों की भाषा है। मैं इसको अभी बताऊंगा कि आर्यों की भाषा क्या है। दोस्तों पहले इसकी हम थोड़ी सी भूमिका बना लें, फिर दोस्तों अच्छे से डिटेल से चर्चा करने में भी आनंद आएगा। तो इसका दोस्तों समय कितना हो जाएगा, 1000 ईस्वी से
कब तक दोस्तों, वर्तमान समय लिख सकते हैं हम इसको, वर्तमान समय। अब इसमें दोस्तों भाषा शब्द बार बार आ रहा है, तो हम इसमें भाषा शब्द की भी चर्चा दोस्तों करेंगे कि ये भाषा शब्द क्या है, यानी कि भाषा क्या है। हिंदी शब्द की तो दोस्तों हमने चर्चा कर ली है, अब हम किसकी चर्चा करेंगे, भाषा की, यानी कि ये भाषा क्या है दोस्तों। तो आप इसको लिखते भी चलेंगे और कहानी को सुनते भी चलेंगे, तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा अच्छे से अपन समझ पाएंगे दोस्तों। थोड़ी सी दोस्तों क्लासें अपनी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और दोस्तों क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं हम उसी क्लास में देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। समय रहा तो कभी इसका जो इतिहास है बहुत अच्छे से डिटेल से कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सिर्फ उतनी ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम किसकी चर्चा करेंगे, भाषा की। दोस्तों किसकी चर्चा करनी है, भाषा की। हिंदी का शब्द तो हमने देख लिया कि हिंदी शब्द कहाँ से आया दोस्तों और कैसे आया, इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम भाषा को देखेंगे। तो दोस्तों भाषा शब्द कैसे आया, फिर इसके बाद, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हिंदी आई नहीं थी दोस्तों। हम ये बोल सकते हैं कि सभी भाषाओं की जननी तो अपनी मूल भाषा यानी कि संस्कृत ही है। तो संस्कृत के बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो दोस्तों भाषा शब्द की हम चर्चा करेंगे। तो भाषा शब्द किससे बना है दोस्तों, ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये दोस्तों भाष क्या है, धातु है मूल भाषा के, यानी कि यहाँ लिख दें मैं मूल भाषा। मूल भाषा को ही संस्कृत बोलते हैं। मूल भाषा के किस शब्द से बना है दोस्तों, भाष धातु से बना है। यदि इस भाष धातु का अर्थ पूछ लिया जाए तो जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है प्रकट करना, यानी कि दोस्तों क्या प्रकट करना। अब इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों, भाषा है क्या। अब जो दोस्तों हम लोग हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ आपको कि जैसे मनुष्य है तो वो दोस्तों पशुओं के साथ में तो रहता नहीं है। मनुष्य है तो वो किसके साथ में रहेगा, मनुष्यों के साथ में ही रहेगा। यानी कि ये बोल सकता हूँ कि वो समाज में रहता है, यानी कि समाज में रहने का प्रयास करता है। तो मनुष्य को मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों कि वो एक क्या है, अपना एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में दोस्तों रहता है। तो जब दोस्तों मनुष्य रहेगा समाज में तो उसके लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होगा दोस्तों, जिससे कि गलत शब्दों का प्रयोग ना कर सकूं। जैसे दोस्तों मैं हूँ आपके सामने कुछ शब्द बोल रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अच्छे से शब्दों का ही यूज करना होगा, सार्थक शब्दों का दोस्तों। ये तो नहीं कि मैं आपको अब शब्द कह दूं दोस्तों, गाली बोल के चला जाऊं तो मैं कैसा हो जाऊंगा दोस्तों, असामाजिक हो जाऊंगा दोस्तों। हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं कि जो छोटा शिशु होता है तो ना वो सामाजिक होता है और ना भी वो दोस्तों क्या होता है, असामाजिक है। यानी कि वो ना सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है दोस्तों। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बच्चे की, ना कि मनुष्य की। तो मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहना दोस्तों क्या करता है, पसंद करता है। तो दोस्तों जब वो समाज में रहेगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, उसको बोलने के लिए आवश्यकता होगी। और जब वो दोस्तों बोलेगा तो वो किसका सहारा लेगा, भाषा का। यानी कि भाषा ये क्या है दोस्तों, एक माध्यम है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, और माध्यम है। और ये दोस्तों किसका माध्यम है, ये किससे बोलता है, तो दोस्तों अपने विचार प्रकट करने के लिए ये प्रकट किसका कर रहा है दोस्तों, विचारों को। तो किसका माध्यम है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं विचारों का। और जब दोस्तों वो विचार दूसरे व्यक्ति के सामने रखेगा, यानी कि समाज में विचार रखेगा, तो दोस्तों वो व्यक्ति भी अपन को कुछ बोलेगा। तो विचारों का क्या होगा दोस्तों, आदान प्रदान होगा। तो इसी को दोस्तों माध्यम भी बोल सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान। इसी को और मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, आदान प्रदान। यानी कि दोस्तों भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान का साधन है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मनुष्य एक क्या है दोस्तों, सामाजिक
प्राणी है तथा वह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। उसी को दोस्तों क्या कहते हैं अपन? भाषा कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने भाषा को समझा, तो ये प्रकट करने का क्या है दोस्तों? माध्यम है। अब दोस्तों इसकी चर्चा हिंदी की कहाँ कहाँ हुई है इसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें दोस्तों। ये दोस्तों भाषा के बारे में हमने जाना, अभी भाषा को और डिटेल से जानेंगे। अभी दोस्तों हम भाषा के प्रकार भी पढ़ेंगे। सिर्फ दोस्तों अभी हम एक एक चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि भाषा को जाना, भाषा के अभी हम प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद हम व्याकरण में पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा खींचने वाला है और इसमें दोस्तों हमने हिंदी शब्द के बारे में भी जाना है। तो इसी प्रकार से मैं शुरुआत दोस्तों कर चुका हूं। अब हम जानेंगे दोस्तों यानी कि दोस्तों अपनी मूल भाषा। मूल भाषा बोलें तो दोस्तों इसी को मैं क्या बोल दूं? संस्कृत। मूल भाषा दोस्तों क्या थी? संस्कृत थी। अब दोस्तों ये संस्कृत थी तो पहले क्या बोली जाती थी? संस्कृत। तो ये दोस्तों पहले से ही संस्कृत अभी तक क्यों नहीं बोली जाती? तो दोस्तों इसका रूप भी क्या होता गया? बिगड़ता गया, और बिगड़ते बिगड़ते दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति हुई है। वो भी कैसे? तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे हम दोस्तों अपनी जो भाषा बोलते हैं और घर में जो भाषा बोलते हैं उसमें भी थोड़ा सा फर्क रहता है, यानी कि वो दोस्तों रूप बिगड़ता हुआ जाता है। जैसे किसी शब्द को हम दोस्तों किसी शब्द से उच्चारित करते हैं दोस्तों, यानी कि हम सार्थक शब्द नहीं बोल पाते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसका शब्दों का रूढ़ कर देते हैं। तो ये संस्कृत भी दोस्तों कितने भागों में दोस्तों बढ़ गई? सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या आई? वैदिक संस्कृत। और दोस्तों जो वैदिक संस्कृत थी, इस वैदिक संस्कृत में दोस्तों क्या लिखे गए थे? वेद उपनिषद यानी कि ग्रंथ लिखे गए दोस्तों। तो दोस्तों जो वैदिक संस्कृत थी, वेद उपनिषद ग्रंथ थे, तो वेद उपनिषदों को दोस्तों सभी लोग तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कोई कोई दोस्तों लैंग्वेज है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती। किसी को दोस्तों इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हिंदी पढ़ना, और किसी को संस्कृत पढ़ना। दोस्तों किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं आता है। तो उसमें दोस्तों क्या लिखे गए थे? वेद उपनिषद और ग्रंथ। तो दोस्तों सभी व्यक्ति इन सभी को नहीं पढ़ सकता था, वेद उपनिषद और ग्रंथों को। फिर इसके बाद दोस्तों तो फिर इसका रूप और बिगड़ता गया। वैदिक के बाद फिर क्या आई दोस्तों? लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत लोक प्रचलित में होती गई। तो लौकिक संस्कृत में दोस्तों क्या लिखी गई? रामायण और दोस्तों महाभारत जैसे ग्रंथ है इसमें लिखे गए। तो लौकिक संस्कृत का भी दोस्तों रूप बिगड़ा होगा। तो लौकिक संस्कृत के बाद दोस्तों कौन सी भाषा का विकास हुआ? यहाँ से दोस्तों पाली भाषा। और जो दोस्तों पाली भाषा थी, ये किसकी भाषा थी? बौद्धों की भाषा थी। जो बौद्ध लोग थे उनकी भाषा थी कौन सी दोस्तों? पाली। जिसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? त्रिपिटक। दोस्तों त्रिपिटक आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो दोस्तों मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं त्रिपिटक के बारे में भी आपको बताता। अब दोस्तों जो पाली भाषा थी, फिर इसके बाद पाली भाषा का भी रूप दोस्तों बिगड़ा। तो पाली से क्या आई दोस्तों? प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, यानी कि प्राकृत भाषा। और जो दोस्तों ये प्राकृत भाषा थी, ये किसकी भाषा थी? जैन लोगों की भाषा थी। तो दोस्तों इसमें क्या लिखे गए थे? त्रिरत्न लिखे गए थे। त्रिरत्न। तो दोस्तों प्राकृत
प्राकृत भी भाषा का दोस्तों रूप टूटा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो प्राकृत भाषा का रूप टूटा, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ नीचे ना दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो दोस्तों इसका रूप टूट करके क्या बन गया, अपभ्रंश का रूप ले लिया। अब दोस्तों फिर इसके बाद अपभ्रंश का भी रूप टूटा, तो अपभ्रंश से दोस्तों किसका विकास हुआ, सौरसैनी अपभ्रंश का, सौरसैनी अपभ्रंश का। फिर इसके बाद दोस्तों सौरसैनी अपभ्रंश का रूप टूट करके जो सौरसैनी अपभ्रंश थी वो आम लोग की बोलचाल की भाषा थी, तो वो आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों सौरसैनी अपभ्रंश से किसका विकास हो गया दोस्तों, हिंदी से। तो हमने जाना दोस्तों, यानी कि जो हिंदी है सौरसैनी अपभ्रंश है दोस्तों। इसके बाद ये प्राकृत भाषा, पाली भाषा, लौकिक, वैदिक, संस्कृत, तो हमने जाना कि सभी भाषाओं की जननी तो दोस्तों कौन सी भाषा हुई, संस्कृत। यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की उत्पत्ति दोस्तों संस्कृत से ही हुई है। यानी कि मूल भाषा जहाँ से दोस्तों मूल जड़ होती है दोस्तों, तो जड़ में जाने का प्रयास किया जाता है। तो इसकी जड़ तो दोस्तों क्या है, संस्कृत है। तो यानी कि हिंदी की भी हम उत्पत्ति की चर्चा करें तो वो किस भाषा को मान सकते हैं, संस्कृत को। लेकिन वो कैसे मानेंगे, कब मानना है, कब नहीं मानना, ये दोस्तों डिसाइड आपको करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा एग्जाम में हमसे पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन वो ये दोस्तों ऑप्शन के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कब हमें संस्कृत आंसर मानना है, और दोस्तों कब सौरसैनी अपभ्रंश और कब अपभ्रंश लगाना है, कब प्राकृत है, कब पाली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की भी मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मैं जैसा कि बता दूं, मैं दोस्तों जो आपको पढ़ाऊंगा वो ऑथेंटिक ही पढ़ाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हुए दोस्तों क्लास को पढ़ेंगे। हम दोस्तों रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों साइंस है, साइंस में दोस्तों हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब तक दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देख नहीं लेते हैं कि ये सही है, प्रमाण कि इसका गलत है दोस्तों, सिद्ध करते हैं। जैसे दोस्तों गणित होती है, तो गणित में किसी फॉर्मूले को समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों उसको सिद्ध करना होता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार हिंदी को भी प्रमाणित तरीके से पढ़ते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली रूप से देखते हुए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, मैं दोस्तों उस क्वेश्चन की भी चर्चा कर लूँ। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ा हिंदी के बारे में जो फैक्ट हैं हिंदी से संबंधित, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि हिंदी शब्द से संबंधित उन पॉइंटों की भी चर्चा करूंगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमने दोस्तों भाषा को देखा है, तो दोस्तों फिर इसके बाद हम भाषा के प्रकारों को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस क्वेश्चन की चर्चा मैं कर रहा हूं दोस्तों। हिंदी क्वेश्चन लिख दूं जैसे मैं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा, क्या लिख दूं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा से हुई है। अभी यही पढ़ रहे थे हम। अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आंसर आपको देना है, यानी कि डिसाइड आपको करना है कि हमें टिक किस पर लगाना है। तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी लिखूँगा, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन लिख दूं दोस्तों अपभ्रंश। मैं दोस्तों थोड़ी बड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूं। अक्षर क्या दोस्तों, शब्द बोल दें, क्योंकि अक्षर और वर्ण एक ही होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत ही शब्दों को देख करके, यानी कि सुन करके दोस्तों अच्छे से यूज करना होगा, कहीं दोस्तों गलत शब्द का भी यूज ना हो जाए। तो दोस्तों मैंने अक्षर बोल दिया, तो मुझे अक्षर नहीं बोलना था बल्कि शब्द बोलना था, क्योंकि अक्षरों का ही तो समूह शब्द होता है। तो संस्कृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन दे दूं दोस्तों मैं सौरसैनी अपभ्रंश।
और चौथा ऑप्शन दे दूं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं। क्या इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, या अपभ्रंश से, या सौरसेनी अपभ्रंश से? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी इसकी भाषा का पूरा इतिहास बताया था कि मूल भाषा थी जो दोस्तों वो क्या थी, अपनी संस्कृत थी। और दोस्तों संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई थी, वैदिक संस्कृत की, जिसमें दोस्तों वेद उपनिषद ग्रंथ लिखे गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई थी, लौकिक की, और लौकिक से ही दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई थी, पाली की। और पाली के बाद दोस्तों फिर क्या आई थी, प्राकृत। प्राकृत के बाद दोस्तों क्या आई थी, अपनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश, और दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई है दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश। इस दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश हुआ है आंसर। यदि इसमें संस्कृत आंसर कब होगा और अपभ्रंश कब होगा दोस्तों, अपभ्रंश का ही जो रूप है सौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों हम देखेंगे, यदि यहाँ पे मैं ऑप्शन को लिख देता इनमें से सभी, तब दोस्तों इसका आंसर क्या चला जाता, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाता, यानी कि संस्कृत से भी हुई है और अपभ्रंश से भी और सौरसेनी अपभ्रंश से। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन को देखना है। वैसे देखा जाए तो ये संस्कृत से भी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, और अपभ्रंश से भी और सौरसेनी अपभ्रंश से। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी ऑप्शन को देखना होता है कि हिंदी के सबसे नज़दीकी कौन सी भाषा थी, तो वो सौरसेनी अपभ्रंश थी। तो दोस्तों हमने देखा कि क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है और किस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और इसका आंसर कब क्या हो सकता है और कब क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमने भाषा के बारे में चर्चा थोड़ी सी की है। अभी दोस्तों हम भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ी दोस्तों हम हिंदी शब्द के फैक्टों के बारे में चर्चा कर ले, नहीं दोस्तों वो माइंड से निकल जाएंगे। तो मैं हिंदी शब्द से संबंधित जो पॉइंट हैं दोस्तों वो नहीं लिखा पाऊँगा, और वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में हमसे छूट जाएंगे। तो दोस्तों मैं लिखूँगा अब हिंदी से संबंधित कुछ पॉइंट, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है कि हिंदी, पहला पॉइंट है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 14 सितंबर को। मैं दोस्तों हिंदी भाषा दिवस की बात कर रहा हूँ, ना कि विश्व हिंदी दिवस की, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस तो दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने सिर्फ आपसे चर्चा किया है हिंदी भाषा दिवस की। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो दोस्तों और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो दोस्तों हिंदी है, जो हिंदी शब्द है, ये संविधान में भी इसका वर्णन है। तो संविधान में कहाँ पर, तो दोस्तों संविधान के भाग 17 है जो संविधान का, यदि अपन ने भाग पढ़े हों तो संविधान में दोस्तों मूल रूप से तो भाग दोस्तों 22 ही होते हैं, वैसे उनके खंड हो जाते हैं। तो कोई 25 कहता है, कोई कितना भी बोलता है, लेकिन उसके भाग तो दोस्तों 22 ही होते हैं, और 22 ही अपन को लगाना है यदि आ जाए तो भाग जो 17वां भाग है, यानी कि 17 भाग है जो दोस्तों संविधान में, उसमें हिंदी की चर्चा की गई है। और दोस्तों उसका अनुच्छेद कितना है, 343 से 351, यानी कि 343 से 351 में इसका क्या है दोस्तों वर्णन किया गया है हिंदी। और दोस्तों हिंदी को क्या नाम दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। और दोस्तों जो अपना वर्तमान समय में दोस्तों संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, फिर इसके बाद दोस्तों संशोधन
होते गए। फिर इसके बाद टोटल अनुसूचियाँ जो दोस्तों बची हैं वो कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची हैं। और उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं, और मैं इन सभी क्वेश्चनों को अभी लिखूँगा भी यहाँ पॉइंट डाल के। तो दोस्तों उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों जो उसमें हिंदी है उसको कहीं भी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। मैंने दोस्तों क्या बोला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि हिंदी राष्ट्रभाषा का रूप नहीं है दोस्तों। तो किसका रूप है वो दोस्तों, राजभाषा का रूप है। तो अब मैं दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट लिख दूं, यही जो दोस्तों मैंने बोले, यानी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और संविधान मैंने बताया, संविधान के भाग कौन सा है दोस्तों, भाग 17 के अनुच्छेद, इसका दोस्तों अनुच्छेद को दोस्तों आर्टिकल बोलते हैं अपन इंग्लिश में, भाग को तो पार्ट ही बोलते हैं। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 343 से 351 में इस किसका दोस्तों वर्णन है, हिंदी को राजभाषा होने का उल्लेख किसमें किया गया है, 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से अपन को याद करते हुए चलना है। यदि ये सत्य सत्य में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी को लिख देगा वो, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों जब हम अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि सभी पॉइंटों को दोस्तों बहुत अच्छे से हमें देखना होगा। वो ऑप्शन में दे देगा, पहला ऑप्शन निम्नलिखित में से छांटिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बना देगा वो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है, इसको सही लगा देंगे तो ये अपना गलत नहीं है। फिर इसके बाद संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये भी यदि याद रहेगा तो इसको भी हम लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। और लिख देगा हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ भी हम लगा के चले जाएंगे। और दोस्तों आगे लिख देगा वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों ये भी सही है। और ये मान लो इसने बदल दिया हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी धुरपट में हम इसी को पढ़ बैठते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, लगा देते हैं कि ये दोस्तों सही है। तो दोस्तों अपन को ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ करके आंसर टिक करना है। तो दोस्तों फिर इसके बाद हम एग्ज़ाम के बाहर निकलेंगे और दोस्तों चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, फिर ये गलत हो गया। तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक भी अपन को बाहर कर देती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। अगला मैं लिख रहा हूँ वर्तमान समय में कितनी दोस्तों, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, 12 अनुसूची तथा कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का दोस्तों क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें उस 22 भाषाओं में दोस्तों हिंदी का भी वर्णन है। मैंने बताया वर्तमान समय में कितनी 12 अनुसूची हैं और उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो अपन को 22 भाषाएं दोस्तों सभी नहीं जाननी है, अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं हिंदी बता रहा हूँ कि कौन सी भाषा कब दोस्तों जोड़ी गई। ये तो दोस्तों वो हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, तो अपन हिस्ट्री तक जाने का प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। यदि मैंने आपको ये भी बताया है कि इसका ज़्यादा विस्तार से मैं दोस्तों पढ़ाने लग गया तो इसमें एक ही टॉपिक को करीब 5 से दोस्तों 6 दिन लग सकते हैं, जबकि हम
कम से कम समय में मैं इसको समेटने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं और जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तो दोस्तों हिंदी की हिस्ट्री पढ़ने को तो बहुत सारी पढ़ी है, वो दोस्तों कभी ख़त्म ही नहीं होनी है। तो ऐसा कचरा सेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं है दोस्तों। यदि मैं 22 भाषाओं को भी बताना चाहूँ तो दोस्तों मैं 22 भाषाओं को भी बता सकता हूँ कि कौन भाषा कब जोड़ी गई है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों वो ज़्यादा हिस्ट्री हो जाएगी। तो दोस्तों हमें शॉर्ट में आगे बढ़ना है दोस्तों, हिस्ट्री में बल्कि नहीं जाना है। हम दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ हमारी पहली क्लास से इसको भूमिका बनाई जा रही है, यानी कि पहली क्लास में दोस्तों हम सिर्फ सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय का मतलब होता है दोस्तों ऊपर की जानकारी रख लेना, ना कि ज़्यादा दोस्तों अंदर जाना। यदि हम ज़्यादा अंदर चले गए तो फिर दोस्तों ज़्यादा ही कुछ डीप हो जाएगा। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें क्या है दोस्तों हिंदी का भी स्थान है, जिसमें हिंदी का भी स्थान है। और दोस्तों फिर मैं आगे क्या कह सकता हूँ इसमें, लेकिन हिंदी को कहीं भी मैंने बताया राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा, हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि दोस्तों लिखने में कोई अशुद्धि हो जाए तो दोस्तों उसमें ज़्यादा अपन कमेंट में ध्यान नहीं देंगे कि सर ने ये शब्द गलत लिख दिया, बल्कि हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आपका कहना स्वाभाविक है कि जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी को तो कम से कम शुद्ध लिखिए दोस्तों। अगर मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो तो दोस्तों उसमें चल जाएगा, क्योंकि वो हिंदी का टॉपिक नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैं शुद्ध लिखने का ही प्रयास करूँगा। यदि दोस्तों किसी तरीके से दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो दोस्तों उसको इग्नोर कर देंगे। और यदि मुझसे कुछ गलती भी हो जाएगी और मैं यदि दोस्तों देखूंगा कभी, तो मैं उसको अगली क्लास में सुधारने का भी प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के इतिहास के बारे में चर्चा दोस्तों की। अब हम जानेंगे दोस्तों भाषा को भी हमने पढ़ा, अब हम दोस्तों भाषा के प्रकार को समझेंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और बताइए कि हिंदी की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं और कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि बोल सकते हैं छोटा पैकेज बड़ा धमाका का रूप है ये दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या जानना है, भाषा के प्रकार क्या जानने हैं दोस्तों, भाषा के प्रकार। तो दोस्तों भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों हम भाषा के 3 प्रकार पढ़ेंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 दोस्तों। भाषा अलग है, बोली अलग है। मैंने संविधान में बताया है कि कितने 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ना कि दोस्तों बोलियों का उल्लेख किया है। वो क्वेश्चन में दे देता है कि संविधान में 77 में ही दे देता है कि 22 जो उसमें संविधान की 12वीं अनुसूची हैं तथा उसमें 22 बोलियों का उल्लेख है। तो दोस्तों बोली में टिक नहीं करना है, मैंने भाषा बोला है ना कि बोली। बोली दोस्तों अलग होती है, जो हम घर में बोलते हैं दोस्तों, आसपास क्षेत्रों में लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको मैंने दोस्तों लोकल लैंग्वेज बोल दिया। जो बोलते हैं उसको दोस्तों हम बोली बोलते हैं। तो बोली में दोस्तों उसका शुद्धतम रूप नहीं देखा जाता है, यानी कि हम उसमें अशुद्ध रूप भी बोल देते हैं, तो वो दोस्तों चलता है। लेकिन भाषा में अशुद्ध रूप का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, भाषा में शुद्ध रूप ही होती है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे भाषा के प्रकार। तो दोस्तों मैंने बताया भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला मौखिक भाषा,
और दोस्तों दूसरी कौन सी भाषा आ जाएगी, लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरी दोस्तों सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। दोस्तों यदि हम इस टॉपिक को शिक्षण विधियों में पढ़ें तो दोस्तों बहुत ही आनंद आता है हिंदी को पढ़ने में दोस्तों। शिक्षण विधियाँ पढ़ने में दोस्तों जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी यदि समय रहेगा तो दोस्तों सीटेट से संबंधित शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं और रीट में भी शिक्षण विधियाँ आती हैं, तो मैं शिक्षण विधियों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यानी कि उसमें दोस्तों गणित से संबंधित शिक्षण विधियाँ भी होती हैं और दोस्तों संस्कृत की भी शिक्षण विधियाँ होती हैं और हिंदी की भी दोस्तों शिक्षण विधियाँ होती हैं, यानी मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों कभी समय रहेगा तो हम शिक्षण विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऐसा इधर होगा दोस्तों, और यूपी टेट इसमें ज़्यादातर दोस्तों शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि जो दोस्तों रीट की परीक्षा होती है राजस्थान में, जो एक टेट होता है जिसका नाम पहले दोस्तों आर टेट था, उसका नाम बदल करके रीट किया गया है। तो उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आते हैं, करीब 10 से 15 क्वेश्चन भी आते हैं। पर्यावरण की भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, साइंस की भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो सबसे आधे आधे क्वेश्चनों में दोस्तों डिवाइड रहते हैं ये। तो बल्कि अपन शिक्षण विधियाँ भी नहीं पढ़ेंगे, सीधी पूरी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हमने जाना हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में और दोस्तों भाषा के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भाषा के प्रकार, फिर इसके बाद दोस्तों व्याकरण। तो व्याकरण तो मैं दोस्तों आज पूरी पढ़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि व्याकरण का टॉपिक तो करीब 25 से 30 दिन तक भी चलेगा, तो भी दोस्तों कम है। तो व्याकरण की चर्चा तो दोस्तों हमें अगली क्लास में क्रम बाई क्रम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज तो हम सिर्फ सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदी शब्द की और भाषा की दोस्तों। फिर इसके बाद कल हम व्याकरण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों व्याकरण के अंग पढ़ेंगे, उसी में वर्णमाला शब्द ये दोस्तों सब जानेंगे अपन। तो इसमें मैंने बताया मौखिक भाषा। यदि इसको दोस्तों मौखिक भाषा को पूछ लिया जाए कि जो दोस्तों मौखिक भाषा होती है वो कैसी होती है दोस्तों, सरल होती है कि कठिन होती है, तो दोस्तों मौखिक भाषा क्या होती है, सरल होती है। अब दोस्तों ये मौखिक भाषा सरल क्यों होती है इसके बारे में हम जानेंगे। मैंने बताया दोस्तों यदि हमें क्यों का पता चल गया कारण सहित, तो दोस्तों वो टॉपिक हमसे कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं होता है और वो लंबे समय तक दोस्तों हमें याद रहता है और हम उसको भूल नहीं पाते हैं, कितना भी हम दोस्तों भूलने का प्रयास करें। यदि हम दोस्तों किताबी कीड़ा बन करके रहेंगे, यानी कि किताब की भाषा को ही रटते रहेंगे, तो वो दोस्तों ज़्यादा समय तक माइंड में नहीं टिकता है। यदि हम इसका कारण सहित पढ़ेंगे तो दोस्तों नहीं भूलेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा वो ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा और आपको कारण सहित पढ़ाऊँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मौखिक भाषा सरल क्यों होती है। तो मौखिक भाषा दोस्तों सरल इसलिए होती है क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी भाषा को बहुत ही जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों कोई पशु बोलेगा तो हम ये समझ जाते हैं कि ये बोली दोस्तों किसकी है और ये भाषा किसकी है। दोस्तों अपनी अपनी सभी लोगों की भाषा अलग अलग हो सकती है दोस्तों, पक्षियों की अलग और पशुओं की अलग और व्यक्ति की अलग होती है। तो दोस्तों पशु जब बोलता है तो पशु ही उसकी भाषा समझ जाता है कि ये पशु की भाषा है और अपनी भाषा को भी वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति की भाषा है। तो दोस्तों ये भाषा कैसी है, सरल है। यानी कि हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यानी किसी की ध्वनि को सुन करके। दोस्तों जब ध्वनि वाला भी टॉपिक अपना रहेगा, वर्ण अलग है दोस्तों, अक्षर अलग है, ध्वनि अलग है, उसके बारे में भी दोस्तों हम अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे जब दोस्तों हम वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे। जो जो दोस्तों शब्दों का यूज होगा, यानी कि जैसे जैसे हम शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ही बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों।
क्योंकि हम किसी की ध्वनि को आसानी से सरलतापूर्वक दोस्तों उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मौखिक भाषा इसलिए वो सरल मानी जाती है, यानी कि मुख के द्वारा जो दोस्तों हम बोलते हैं मौखिक रूप में, तो उसकी भाषा को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये भाषा कैसी होती है, सरल। शायद उम्मीद है कि आपको मौखिक भाषा से संबंधित जो डेफिनेशन मैंने बताई यानी बताने का प्रयास किया उसको आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये सरल होती है, कठिन होती है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ प्रकार ही पूछ सकता है। यदि मैंने इसको लिखा है तो बताना तो दोस्तों पड़ेगा। अब दोस्तों यदि लिखित भाषा के बारे में कहें कि ये सरल होती है कि कठिन होती है, तो ये दोस्तों कैसी होती है, सरल भी होती है और कठिन भी होती है, यानी कि ये दोनों प्रकार की होती है। अब ये दोस्तों भाषा सरल क्यों होती है और कठिन क्यों होती है। अब दोस्तों जैसे हम किसी लैंग्वेज को ही ले लें, हिंदी को, मान लो दोस्तों किसी को हिंदी आती है तो उसको तो दोस्तों सरल लगेगी, और जिसको नहीं आती है तो उसको दोस्तों कठिन लगेगी, वो दोस्तों हिंदी को नहीं लिख पाएगा। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना दोस्तों कैसा लगेगा, कठिन लगेगा। तो वो हमारे लिए तो दोस्तों कठिन हो गई। और यदि आपको आती है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको दोस्तों सिंपल लगेगी। तो लिखित भाषा कैसी है, सरल कठिन है, यानी कि लिखित रूप में लिखित रूप दे देना। अब दोस्तों जो सांकेतिक भाषा है, तो ये सांकेतिक भाषा दोस्तों कैसी होती है, ये तो बहुत ही जटिल होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। क्यों कठिन होती है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लें कि क्योंकि हम सभी के संकेत नहीं समझ पाते हैं इशारों के द्वारा, चक्षुओं के द्वारा, चक्षु दोस्तों नेत्र होते हैं, इसके द्वारा कि ये भाषा सांकेतिक इसलिए कठिन होती है। तो शायद उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा सरल क्यों होती है और लिखित भाषा सरल और कठिन क्यों होती है, और सांकेतिक भाषा दोस्तों कठिन क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों हम सभी के संकेत नहीं समझ पाते कि एक व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। जैसे दोस्तों जो दोस्तों मुँह से बोल नहीं सकता है व्यक्ति, उसके लिए जो भी शब्द का आप यूज करते हों उसके बारे में सोचिए। यदि वो दोस्तों हमें बताने का अपने मन में प्रयास कर रहा है, कहीं ऐसा इशारा करता है, कहीं ऐसा, कहीं ये हो, तो दोस्तों हम उसको नहीं समझ पाते हैं ना कि ये क्या बोल रहा है। तो वो तो हमारे लिए दोस्तों क्या हो गई, कठिन हो गई, क्योंकि वो हमें संकेत दे रहा है। यदि मौखिक रूप से दोस्तों बोलता, वो मौखिक रूप से बता देता हमें, तो क्या हो जाती, वो भाषा सरल हो जाती। तो मौखिक रूप की भाषा कैसी होती है दोस्तों, सरल होती है, क्योंकि उसने मौखिक रूप से बता दिया कि मुझे ये चाहिए दोस्तों, पानी चाहिए, तो हम समझ जाते। जैसे छोटा शिशु है दोस्तों, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, कभी वो दोस्तों किसी वस्तु को छूता है और किसी को दोस्तों फेंक देता है, कभी वो नाराज़ होता है और कभी प्रसन्न होता है। किस चीज़ में प्रसन्न होता है और किस चीज़ में नाराज़ होता है, कभी कभी दोस्तों हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो दोस्तों संकेतों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों और उसमें दोस्तों हम शिशु को लेकर ही चर्चा ज़्यादातर दोस्तों करेंगे, क्योंकि ये सीटेट से संबंधित भी टॉपिक है ना दोस्तों। तो जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, सांकेतिक भाषा का, यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज का। तो दोस्तों जब वो वहाँ का टॉपिक है, जब वहाँ देखेंगे तो वहाँ की चर्चा वहाँ होगी। और लिखित भाषा के बारे में भी दोस्तों मैंने बताया कि ये सरल और कठिन क्यों होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी और दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। शायद दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हो सकता है दोस्तों हम वर्णमाला को पढ़ें या व्याकरण की दोस्तों हम भूमिका के बारे में भी जानें। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक अपना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब ये 6 दिन के लिए तो दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब ये संडे को ही क्लास आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।